एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के होंगे, उसका पार्ट 2। जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आपके जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आएगा। 30 मार्क्स की सेक्शन है। आपके आरबीआई असिस्टेंट में ये 40 मार्क्स की सेक्शन है, और आपके आरआरबी पीओ और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा उसमें ये आपके 20 मार्क्स की सेक्शन है। तो अगर आप ये 300 एमसीक्यूज देख के जाएंगे तो आपका काफ़ी हद तक जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। जब से जेकेएसएसबी का टेंटेटिव कैलेंडर आया है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है, क्या हमारा हो सकेगा, हम क्या सोर्सेज को पढ़ें। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही एक चीज़ बताई है, जो लोग तो हमारे साथ स्टार्टिंग से कर रहे हैं तैयारी, उनकी तो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस पे है। लेकिन जिन लोगों ने अभी बिल्कुल स्टार्ट की है, आपको मैं एक चीज़ रेफ़र करूंगा। आप लोग आंखें बंद करके मेरे पे यकीन कर सकते हैं। आप ऑलिव बोर्ड के जो नोट्स हैं, सिर्फ अगर वो भी पढ़ के जाएंगे पूरे अच्छे तरीके से, ये जो भी आपके सामने 20 से 25 दिन का टाइम है, अगर आप सिर्फ ऑलिव बोर्ड के नोट्स को ही पढ़ के जाएंगे तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोग 75 to 80 स्कोर करके आ सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी हैं सोर्सेज, एनसीईआरटीज़ हों या लक्ष्मीकांत हो, हर एक चीज़ को रेफ़र किया गया है और आपको इसमें कंपाइल्ड वे में सारा सिलेबस मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह से आप लोग ये टेस्ट ले सकते हैं, आप इस आई बटन पे क्लिक करें, या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि आपको नहीं पता कि किस तरह से ये टेस्ट आप ले सकते हैं। इसी के साथ जेकेएसएसबी के जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग ऑलिव बोर्ड की ही ऐप पे, इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा एक शेड्यूल आज या कल सुबह आपको दे दूंगा। ये आज 21 से लेकर 31 तक, 30 सितंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे साथ टेस्ट नहीं दे रहे थे वो 4 टेस्ट पुराने दे लें, और उसके बाद आप लोग इस चीज़ पे आएँ। और अक्टूबर स्टार्टिंग में ही 1 से 15 तक हम लोग क्या करेंगे, बाकी के 6 मॉक टेस्ट तब देंगे और अपना रैंक इवेल्युएट करेंगे। तो ये आपकी क्लासेस जो रहती हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स का अब ख़त्म होगा, इकोनॉमिक्स का भी अब सिर्फ ख़त्म होगा। अकाउंटेंसी हरमीक सर अभी आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं। सर का स्टाइल थोड़ा अलग है, सर चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें, तभी आप लोग एमसीक्यूज से जो टॉपिक अभी तक पढ़े हैं उनको ग्रिप कर लें और देखिए आप कितना लेके आ रहे हैं। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के हमारा कंप्लीट है। बच्चों की ये डिमांड आ रही है कि मैं जे&के का एक स्पेशल करंट अफेयर्स पे लेक्चर बनाऊं, तो वो आपको अपकमिंग सैटरडे को मैं एक प्रोवाइड कर दूंगा अपने एंड से। बाकी हमारा कवर है, जो 1-2 टॉपिक हमारे रहते हैं या इनकम्प्लीट हैं, अगर आपको अभी के लिए वो जल्दी कवर करने हैं तो आप वो नोट से ही पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस हमारी कंप्लीट है, उसकी रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही हैं। इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज अब आपको मिलेंगे जब भी हमारे 2 से 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो साइंस के भी अब आपको, फिजिक्स कंप्लीट है, एक लाइट आपका रहता है उसमें, उसके साथ केमिस्ट्री कंप्लीट है, बायो कंप्लीट है, और अभी तक हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट ही आप मान के चलें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, कंप्यूटर अवेयरनेस के 300 बेस्ट एमसीक्यूज का पार्ट 2। आज भी हम 30 क्वेश्चंस करेंगे और आज के क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट होगा। बीच में 1 से 2 क्वेश्चन टफ होंगे जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं 300 बेस्ट एमसीक्यूज की। ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, आरआरबी पीओ, ऑफिस असिस्टेंट मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस में बहुत काम आएगा। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, आज क्वेश्चन नंबर 31 पे से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा लेवल होगा टेस्ट का। तो चलिए बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो आपको ये अब ध्यान देना है, पूछा क्या गया है, पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था इन 4 में से, ENIAC, Mark 1, Z3 या ABC। ABC यहाँ पे आपका ये ABC नहीं है, ये है आपका एटनॉव बेरी कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा चुका है एक बार, तो ये आपको याद रखना है। ABC इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो ABC आपको याद रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे आज।
इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये अब इजी क्वेश्चन भी आपके सामने होंगे। ये पूरे 300 एमसीक्यूज जो हैं मैं आपको दे दूंगा अलग से पीडीएफ भी। लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक कंप्यूटर कवर कर दिया है, आप लोग सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेना एक बार, क्योंकि जितने एमसीक्यूज करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। 200 से 300 के करीब करीब आपके एमसीक्यूज जो हैं आपको ऑली बोर्ड के सेक्शनल में भी मिल जाएंगे, और 300 ही आपको वहाँ पे, अगर आप एक टॉपिक के 1200 के करीब करीब अगर कर रहे हो या 800-900 कर रहे हो एमसीक्यूज, काफ़ी हैं, उसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो कौन सा है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर? इजी है, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। इसका आंसर है आपका परम 800। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? और इसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ कि आज की डेट में इंडिया का वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो ये दोनों आपको बताने हैं, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कौन सा है और इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह आप मान के चल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। द मेटल डिस्क विच आर परमानेंटली हाउस्ड इन सील्ड एंड कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर आर कॉल्ड। तो उन्हें क्या कहते हैं? वो मेटल डिस्क जो परमानेंटली हाउस्ड इन होती हैं, सील्ड होती हैं और फ्री कंटेनर जिसमें होते हैं, क्या कहा जाता है उसको इन चार में से? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको इसको याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये 300 एमसीक्यूज आपके कवर करेंगे। आपको अगर हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा ऐसा है, वो क्या नाम था पहला कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप का? इजी क्वेश्चन, ये लोग आप लोगों को बहुत बार हमने टेलीग्राम पे जो हमारे क्विज होते हैं वहाँ पे भी पूछा है। मैंने एमसीक्यूज की जो वीडियोस बनाई है उसमें भी आपसे पूछा है, और ये आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा। तो कौन सा था पहला कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप? तो वो था आपका इंटेल 4004। ऑप्शन नंबर सी आपके 34th क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, पहला डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद आईसी चिप्स वाज नोन एज। तो अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं आपको जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, पहला कंप्यूटर कौन सा था, डिजिटली कौन सा था, या फिर जो आईसी चिप्स के साथ कौन सा था, ये सारा आपको स्टैटिक के तरह एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा था पहला? तो वो था आपका IBM सिस्टम 360। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इन जैसे क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी फर्स्ट होता है या लास्ट होता है या रिसेंट होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, रैट स्टैंड फॉर, एब्रीवेशन का क्वेश्चन है। ये आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं है, आजकल आपको ये दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। तो इसको आपको याद रखना है। एब्रीवेशंस यहाँ पे हम कवर करेंगे जितनी, उसके अलावा भी मैं आपको 70 to 80 कोशिश करूँगा जो एग्जाम में आ चुकी हैं या कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड जो पूछी गई हैं, उसका भी एक PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस सीरीज़ के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले ही और एग्जाम में अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आपका? तो ये हम देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। The magnetic storage chip used to provide non-volatile direct access storage of data and that have no moving parts are known as। Most important, वापस से रिपीट करता हूँ, द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप, वो मैग्नेटिक स्टोरेज चिप जो यूज़ की जाती है नॉन वॉलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज के लिए डेटा की, और जिसमें नो मूविंग पार्ट्स, यानी कि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नेटिक बबल मेमोरी। तो इसको भी अब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। बहुत बार ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फिर आप कोई भी एग्जाम उठा लो, RRB, RBI, JK SSB,
ये चीज़ें पूछी गई हैं एग्ज़ाम में। अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा ये सिलेबस में टॉपिक नहीं है, तो आपको मैं बता दूं सिलेबस में आपको इस तरीके से घुमाया हुआ है कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कंप्यूटर अवेयरनेस के रिलेटेड। तो क्या है कि कौन सा प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में? तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। वहीं एक आपका आ जाता है वो जो आपका लाइन बाय लाइन को पूरा वो करता है कन्वर्ट, तो वो क्या आ जाता है आपका? वो आ जाता है आपका इंटरप्रेटर। तो आपको इन दोनों पे क्वेश्चन दिखेंगे, कभी कंपाइलर पे पूछा जाता है, कभी इंटरप्रेटर पे। कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरा का पूरा इस पैराग्राफ को लेगा और पूरे के पूरे को एक साथ रन करेगा और आपको बता देगा आपके एरर कहाँ कहाँ पे हैं। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन करेगा और रुक जाएगा जहाँ पे भी एरर आएगा। सपोज आपका 3rd लाइन में एरर होगा तो आगे कंपाइल ही नहीं करेगा उसको। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका सेम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट एनालिसिस एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड इन लाइन बाय लाइन मैनर। तो यही मैंने आपको बताया, कंपाइलर पूरा करता है एक ही बार में सारे को करके, एंड में आपको बता देगा कि ये आपके एरर हैं, आप ठीक कर लें। वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है, वो आपका लाइन बाय लाइन रीड करेगा और सपोज यहाँ पे एरर आएगा तो वो आगे जाएगा ही नहीं और वो रुक जाएगा। तो ये आपको देखना है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, वापस से इजी क्वेश्चन, बहुत बार आपने देखा होगा, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का, किसने डिजाइन किया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखें इसे। जॉन एकर्ट ने और जॉन मॉकली ने किया है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, A device driver act like a dash between the device and operating system। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्या होगा, जो एक आप लोगों ने देखा होगा डिवाइस ड्राइवर होता है जो आपके डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या किस तरह का रोल प्ले करता है, एक्ट्स लाइक अ। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रांसलेटर। जो भी आपका डिवाइस भेजता है चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ आने के लिए, वो ट्रांसलेट कर देता है। या सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप किसी भी डिवाइस से या कीबोर्ड से अगर कोई भी इनपुट देते हैं, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप पूरा एक सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन जो आपके सिस्टम को समझ आती हैं चीज़ें वो आती हैं बाइनरी लैंग्वेज की। तो ये कन्वर्ट करता है, यानी कि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो ये ट्रांसलेट करता है, ना कि कन्वर्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश मेजर कैटेगरीज। तो इसका आंसर आपको यहीं पे दिख रहा है। आपका जो कंप्यूटर होता है कितनी कैटेगरीज में होता है, तो वो होता है आपका 4 कैटेगरीज में डिवाइड। एक आ जाती है आपकी माइक्रो, एक आ जाती है आपकी मिनी, एक आ जाती है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और एक आ जाता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो कंप्यूटर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, SAN स्टैंड्स फॉर। अब SAN है क्या, तो ये आपको मैं बता दूं, 2 ही ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं आपको। इसका आंसर है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, लैन, मैन, वैन, ये सारी दुनिया को पता है क्या होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए SAN क्या होता है, तो ये आ जाता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसको भी आपको याद रखना है। इन चीज़ों पे, एब्रीवेशंस पे भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, NAS स्टैंड्स फॉर। अब NAS क्या है, NAS क्या होता है? NAS होता है आपका नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो ये चीज़ें जो एब्रीवेशंस मैंने यहाँ पे रखी हैं, ये बहुत ही आप लोगों के काम की चीज़ें हैं। NAS का मतलब हुआ आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज। आपको सिर्फ इसी को देखना है, बाकी आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अभी तक आपका लेवल काफ़ी इजी जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड।
टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, यानी कि हार्ड कॉपी एक अगर आपको प्रिंट करनी है कलर फॉर्मेट में, तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे? क्या वो आपका रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर होगा, प्लॉटर होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा या लेज़र प्रिंटर होगा? तो इसका आंसर आपका होगा, आपको चाहिए होगा इसके लिए प्लॉटर। पहली चीज़, सबसे अच्छा प्रिंट अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आपको चाहिए प्लॉटर। अगर अब यहाँ पे बात करें हम इंकजेट की और लेज़र प्रिंटर की, तो ये दो प्रिंटर आपके कौन से होते हैं? ये आपके आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ये वो प्रिंटर होते हैं जिसमें आपका कांटेक्ट नहीं होता। अब जैसे पहले आ जाते थे आपके ड्रम, जिस तरह से आपको पता है, इसमें क्या होता था, आपका रोल होता था, अल्फ़ाबेट्स आपके लिखे होते थे ABCD पूरे, तो जो जो प्रिंट करना था वो उस पर जाके क्लिक होता था और वो उसको प्रिंट करता था, इम्प्रेशन छोड़ता था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, ये डायरेक्ट कर देते हैं, ये काफ़ी फास्टर होते हैं, आपने देखे हुए होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एक हार्ड कॉपी चाहिए कंप्यूटर कलर में, क्या यूज़ करेंगे आप लोग? तो वो होगा आपका प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। इजी क्वेश्चन है ये आपका आ जाता है सिक्योरिटीज़ में, जो आपका अभी है टॉपिक एक वायरसेस या फिर जो भी, उसमें आपका ये क्वेश्चन इस तरह का बनता है। क्या होता है, कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली गार्ड करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस को टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो आपको पता होगा। अभी तक मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने अगले महीने एग्जाम देना है तो इसका आंसर आपको पता होगा, फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, सपोज आपके सिस्टम में कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो फायरवॉल पहले चेक करता है उसकी ऑथेंटिसिटी की, क्या वो वाकई में सही है, तभी उसको अलाउ करता है। तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। क्या होता है स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड? आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है? जैसे सपोज ये एक सिस्टम है ए, ये है एक सिस्टम बी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको समझ आए। अब मुझे ए से बी को कुछ मैसेज भेजना है, या मैंने उसको भेजना है कि यार मेरे को 1000 रुपये चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा यहाँ से। अब रास्ते में कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ से यहाँ के ट्रैवल के बीच में कि कोई इस पे आके इससे छेड़खानी करे, 1000 को 1 लाख कर दे, अकाउंट नंबर मेरी जगह अपना लिख दे, तो क्या होगा, जो बी है जिसको मैंने बोला है ट्रांसफ़र के लिए, और वो किसी और को ये भेज दे। तो ये चीज़ें रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इनक्रिप्शन, ताकि जो हम भेज रहे हैं वो सिर्फ बी को ही समझ में आए कि क्या है। तो ये सारा लेवल जो है, ये डिवाइसेस जो आपके सिस्टम है वो काम करते हैं। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ताकि कोई टेम्पर ना कर सके। तो बात करते हैं 48th क्वेश्चन की। अ टाइप ऑफ मैसेज दैट वेब सर्वर्स पास टू योर वेब ब्राउजर व्हेन यू विजिट द वेबसाइट। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है आज। इसका आंसर है आपका कुकी। जो भी आप मैसेज करते हैं, कई बार आप देखते होंगे जब आप लोग सपोज यूट्यूब में ही लिखते हैं, यूट्यूब लिखते होंगे तो डायरेक्ट SSS की साइट आपको पेज खुल जाता होगा, या फिर आप लोग कभी कोई और लिंक सर्च करेंगे, फेसबुक, आप सिर्फ फेसबुक ही लिखते हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल का सीधा लिंक मिल जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी आपके आ जाती हैं कुकीज़। तो ये आपके लिए अ टाइप ऑफ मैसेज दैट वेब सर्वर्स पास टू योर वेब ब्राउजर व्हेन यू विजिट द वेबसाइट, तो ये आपका होता है कुकीज़। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज फ्री ऑफ चार्ज फॉर ए सेट पीरियड, आफ्टर दैट यू हैव टू बाय इट टू कीप वर्किंग इज नोन एज। यानी कि अब आपको बताता हूँ, कई सारे चैनल्स ऐसे होंगे या कई सारी आपको ऐप्स या सॉफ्टवेयर ऐसे दिखते होंगे जो आपको एक लिमिट के लिए फ्री है। आज की डेट के लिए आपको अगर दिखता है कि हाँ यार आप इसको फ्री ट्रायल कर सकते हैं 7 दिन के लिए, उसके बाद अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आप क्या कहते हैं इसे? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका शेयरवेयर। ये आपका फ्रीवेयर नहीं होगा, तो आपको इसको याद रखना है। इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन मैं अब आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं, पहले आप 50 देख लेते हैं हम। अ टाइप ऑफ वायरस
malicious code that looks for security loopholes in a system and uses that to replicate itself is known as। क्या कहा गया है, ये एक टाइप ऑफ वायरस होता है जो क्या करता है, जो सिक्योरिटी लूपहोल्स को देखता है सिस्टम में और अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ आप इसको ऑप्शनल अप्रोच से भी कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स वो नहीं है, थ्रेट वो नहीं है, तो आंसर है आपका वर्म। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 51, रेड स्टैंड्स फॉर। ये भी आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये उन क्वेश्चंस में से है जो कि एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। तो आपका रेड बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको बता दूं ऑप्शन आपको थोड़ा सा नीचे दिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी में से ही एक है, आप बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इसको आप याद रखें। ये जो इस तरह से आपकी एब्रीवेशंस है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 52 मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पे सारे कवर हो जाएं यहाँ पे। तो जो आपकी एक्टिविटी करता है मॉनिटर, कुछ आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा, जिस तरह से भी हमने पढ़ा वर्म्स, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, ये बस आपकी एक्टिविटीज़ को करता है। जैसे अगर आप सपोज फेसबुक पे लॉगिन करेंगे तो ये आपकी लॉगिन आईडी देख लेगा और आपका पासवर्ड देख लेगा। आपको पता नहीं होगा लेकिन आप पे किसी ने निगरानी रखी होगी। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं आपके स्पाईवेयर। आपको इसको याद रखना है। एग्जाम में अगर पूछा जाए मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये भी आपको याद रखना है चीज़ें, ठीक है। फ्रीवेयर क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर दैट इज मेड अवेलेबल एट नो कॉस्ट एंड इज समटाइम यूज्ड टू एंटाइस अ यूजर टू परचेज द अनब्रांडेड वर्जन विद नो एडवर्टाइजिंग। तो इसका आंसर अब आप लोग बताएं क्या होगा। ये आपका आ जाता है अब फ्रीवेयर में, क्योंकि स्पाईवेयर हमने पढ़ लिया है, मालवेयर हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे अब चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें आपको गेस वर्क भी सिखाएगी। एग्जाम में अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके सामने आसानी से तीसरा ऑप्शन भी आ जाएगा, अगर आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज भी हो गए तो। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? व्हाट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन और मोर वेब पेज विद इन अनदर नॉर्मल वेब पेज। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनका लेवल है इजी टू मॉडरेट। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का स्कोर बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, लेकिन बीच में आपको एग्जाम में भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपका दिमाग भी हिलाएंगे। बेटर है कि इन क्वेश्चंस को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे विच इज़ यूज टू डिस्प्ले वन और मोर वेब पेजेस। वेब पेजेस जब हमने देखा एक से ज़्यादा, हम लोगों का दिमाग जाएगा यार ये हाइपरलिंक की तरह होता है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन इसका आंसर हाइपरलिंक नहीं है, होम पेज नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन लास्ट बचा आई फ्रेम। आई फ्रेम इसका सही आंसर है। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे चले जाएंगे। तो ये क्या होगा आपका हाइपरलिंक। इसको अगर आपसे पूछा जाए कि ऐड करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो आपको ऐड करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+K। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ पूछूं, यहाँ पे सारा आपका इस साइड पे चल रहा है, ये जो आप SSS देख रहे हैं, ये बीच में किस तरह से लिखा है मैंने, तो इसको बीच में पहुँचाने का क्या होता है, ये अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। सेंटर में लिखने का क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। क्या होता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में डिफरेंस? मेन डिफरेंस क्या होता है? तो पहला हम देखते हैं, सुपर कंप्यूटर मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसका आंसर ये नहीं है। मेन डिफरेंस पूछा गया है आपसे, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम्स। साइज के ऊपर ये कभी डिपेंड नहीं करते, कौन कितना बड़ा सिस्टम है, कौन कितना छोटा है, ये डिफरेंस नहीं है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल विद मेन फ्रेम यूजर्स इट्स पावर टू एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स। तो अब यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी सही। चीज़ को ध्यान से समझे। अब सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए, अभी आपका जो वेदर डिटेक्शन के लिए कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, अगर आपको पूछा जाए किसकी एग्जांपल है, तो ये आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं
सुपर कंप्यूटर की वेदर का जो आपका वेदर फॉरकास्ट होता है उसके लिए किसको यूज़ किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स को। स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है यूज़ सुपर कंप्यूटर्स को, लेकिन एज फास्ट एज पॉसिबल। वही मेन फ्रेम अगर हम बात करें तो मेन फ्रेम को यूज़ किया जाता है मैनी प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली। अब अगर आप किसी बैंक में हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स काम कर रहे हैं एक साथ, तो वहाँ कौन सा सिस्टम यूज़ होता है? वहाँ यूज़ होगा आपका मेन फ्रेम। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 56, डैश स्टोरेज आर यूज टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंस यूनिट कैन हैंडल डेटा एस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? स्टोरेज एरिया जो यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है स्टोर डेटा टू ए कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा एस। तो ये क्या होता है आपका बेसिकली? तो ये होता है आपका बफर। इस पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस याद रखनी है ये चीज़ें। ये जब मैं आपको PDF दूंगा तब भी आप इनको मार्क करके रख लें। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, वी कॉल इट। क्यों हम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम वर्सटैलिटी। 57 क्वेश्चन का आंसर है। आप एक सेकेंड, 57 क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सेम टास्क बार बार रिपीट करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी मुझे गलत नहीं लग रहा, तो आप इसको मान के चल सकते हैं। इसके आपको ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी +1 अगर एग्जाम में आता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें तो आईसी चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट आपके किस जनरेशन में यूज़ होना शुरू हुए थे? तो यह आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा आपका थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को एक और नाम से जाना जाता था, ये मैंने आपसे पूछा है सैम्पल पेपर में भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो आप लोगों को साथ में ये भी लिख के बताना है कि सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ होता था अगर थर्ड जनरेशन में आईसी सर्किट यूज़ होते थे तो नेक्स्ट क्या है यहाँ? क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज दिस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। EBCDIC की फुल फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, इंपॉर्टेंट है, तभी आप देख रहे हैं कि तीसरी बार ही आया है। कितने कैरेक्टर इसमें यूज़ हो सकते हैं? 256 हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, काफ़ी ईजी है। ALU यानी कि आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। तो किसकी कमांड पे वो रिस्पॉन्ड करता है? तो ये आप लोगों को पता है किसकी कमांड पे करता है? तो ये करता है आपका कंट्रोल सेक्शन की कमांड्स पे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये था आपका सेट 2, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 MCQs होंगे। इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम भी 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिलते जुलते ही दिखेंगे, या 10 से ज़्यादा भी आप मान के चल सकते हैं। मैं 10 जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि आप सिर्फ इस पर डिपेंड ना रहें, आप तैयारी करते रहें। हमारे एंड से कोशिश जितनी हो सकेगी हम करेंगे। जो लोग वापस से पर्सनली मैसेज कर रहे हैं हर एक जगह पे कि सर हमने सिर्फ 10% तैयारी की है, 20% तैयारी की है, कैसे कवर करेंगे, ख़त्म करेंगे, आपको मैं कह रहा हूँ आप मेरे कहने पे ही नोट्स जो हैं ऑनली बोर्ड के, सिर्फ उनको भी अगर आप पढ़ के जाते हैं आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आज की डेट में, जो अभी आपकी तैयारी है उसके कंपैरिजन में। तो आप अपने एंड से तैयारी करते रहें। ऑनली बोर्ड के नोट्स कैसे लेने हैं वो यहाँ पे लिंक आपको दिख जाएगा, वहाँ से जाके ले लें। तो मॉक टेस्ट शेड्यूल आपको कल मिल जाएगा। सीरियस हो गए मॉक टेस्ट अब आपको देने हैं ताकि आप लोग अपना रैंक, स्टेट रैंक देख सकें और देख सकें कि कितनी तैयारी बच्चों ने आपसे ज़्यादा की है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आने वाले 6 से 7 दिन आपके यही लेक्चर्स हम लेके आएंगे और जैसे ही ख़त्म होंगे मैं आपको PDF दे दूंगा और उसके बाद मैं आपके करंट अफेयर्स पे काम करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा आपके एग्जाम का। क्योंकि जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जो आपकी GK विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के ही होंगे। फिर आप पॉपुलर पर्सनालिटीज़ की 10 वीडियोस देखो, 20 वीडियोस देखो, 30 वीडियोस देखो, एक से ज़्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा और वो हमने कवर करवा दिए हैं। तो हिस्ट्री ऑफ J&K की भी सेम, अगर आपको 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं,
करवाने को हम वो भी चीज़ भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ही उस पर आएंगे और हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि कवर कर दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सारे कंसल्ट कर लिए हैं। हमारा मकसद यहाँ पे लेक्चर्स बढ़ाने का नहीं है, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने का नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चों की जब रिजल्ट के बाद सिलेक्शन होगी, आप देख लेना, वो वही होंगे जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे हमारे कहने पे टाइम टू टाइम, और जिन लोगों ने भी जितना भी हमने कहा है अगर उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि अब स्मार्ट वर्क का टाइम है, अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड